नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा राठौर। नाज़रीन, जी सेहत के प्लेटफॉर्म से हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम हर उस सोशल इशू पे बात करें जिससे हमारे पाकिस्तानी भाई बहन और बच्चे दो चार हैं। मानसून की हालिया बारिशों से मुल्क के मुख्तलिफ गाँव और अजला ज़ेर आब आ गए, लोगों के घर डूब गए, मवेशी नहीं रहे, बच्चों की सेहत और तालीम दोनों मुतासर होने लगी, जिसके बाद इमदादी कैंप जो है वो लगा दिए गए। मेडिसिन जो है वो इमदाद के तौर पे दी जा रही है, कपड़े दी जा रहे हैं, दीगर अशिया जो है वो दी जा रही है। और कराची में जो है वो रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। रिलीफ कैंप की क्या सूरत हाल है, ये सारी बातें आज हम करेंगे हमारे प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन साहब, जो ख़ुद रिलीफ कैंप की निगरानी कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, मुतासरीन से बात कर रहे हैं। इस हवाले से उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कमिश्नर कराची साहब आपके वक्त का। बताइएगा, सैलाब ज़दगान की सेहत के हवाले से अब तक क्या इक़दामात किए गए हैं रिलीफ कैंप में, उनकी खुराक और ज़रूरत की अशियाओं को कैसे पूरा किया जा रहा है? हमारे पास कराची में 39 हमने कैंप्स बनाए हैं। 39 कैंप्स और इस वक्त इन कैंप्स के अंदर 16,000 से ज़ायद अफराद हैं। और ये कैंप्स पहले एक बना, फिर दो बने, फिर चार बने, इस तरह से बढ़ते गए। जिस तरह से लोगों की तादाद बढ़ती चली गई, इस तरह से कैंप्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। जैसे ये लोग इसमें कैंप्स के अंदर आते हैं जी, इनकी स्क्रीनिंग होती है और उनको हमारे रेवेन्यू स्टाफ जो है, एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है, वो रजिस्टर करता है। उनके नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह, पूरी फैमिली का प्रोफाइल उसमें लिखा जाता है। और उसके साथ साथ ही जो डॉक्टर और लेडी डॉक्टर वहाँ पे मौजूद हैं, वो उनकी स्क्रीनिंग करते हैं सेहत के हवाले से। ठीक है। जो डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर और मेल डॉक्टर, ये दोनों मौजूद होते हैं हर वक्त कैंप के अंदर। हमने डेस्क बनाए हुए हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के DHOs हैं, उनकी मदद से। वहीं पे मेडिसिन होती हैं। आपको पता है जिस तरह से ये लोग आते हैं, तो किसी का पेट ज़ख्मी है, किसी का कुछ सिलसिला है, तो जो रूटीन की जो मेडिसिन हैं उसी वक्त प्रोवाइड कर दी जाती हैं। और स्पेशलाइज जो उनकी ज़रूरियात है उसके लिए हम उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अच्छा कमिश्नर साहब, जहाँ पे हम बात करते हैं खुराक के हवाले से, क्योंकि हमने देखा और एक क्लिप जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जहाँ पे इंटीरियर सेल में एक बच्ची खाली बर्तन में खाना खा रही थी। तो एक भूख जो है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट की गई है सैलाब ज़दगान के हवाले से। तो खुराक की चीज़ों को कैसे पूरा किया जा रहा है वहाँ पे? हमने जहाँ जहाँ पर ये कैंप्स बनाए हैं, ये सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेजेस की बिल्डिंग्स हैं जी। और लोकल जो कम्युनिटी है वो इनकी मदद करती है। और हमने NGOs के साथ मिलके इन लोगों के लिए कुक्ड फूड का बंदोबस्त किया है। ठीक है। इनको ब्रेकफास्ट दी जाती है, इनको लंच दिया जाता है, इनको डिनर दिया जाता है। ठीक है। और ये हम कम्युनिटी के साथ मिलके, सिविल सोसाइटी के साथ मिलके करते हैं। और आपको जान के ये बड़ी खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस कैंप में भी जाएंगे, आपको कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे खुराक की कमी है या खुदा न खास्ता मुझे मेडिसिन की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। आपको बड़ी खुशी होगी। इनफैक्ट मुझे एक शख्स के साथ तकरीबन कभी कभी मुझे 15-15 मिनट डिस्कशन करनी पड़ती है जब मैं देखता हूँ कि इसकी हालत ठीक नहीं है जी। तो मैं सोचता हूँ कि ये क्यों नहीं बता रहे जी कि इनकी क्या ज़रूरियात अभी तक हम पूरी नहीं कर सके हैं जी। अच्छा कमिश्नर कराची साहब, आपने क्योंकि कहा कि 39 कैंप्स जो हैं वो कराची में है, तो वो किन इलाकों में जो है ये कैंप्स बनाए गए हैं? सबसे पहले तो ये बताइएगा। हमारे पास मलीर में है, वेस्ट में है, ईस्ट में है, क्यामाड़ी में है, एक कोरंगी में है। तो ये स्कैटर्ड हैं, अलग अलग जगहों पे हैं। हमारी प्रायोरिटी ये थी कि स्कूल्स उनको लिया जाए या कॉलेजेस उनको लिया जाए जो बड़े हों एरिया वाइज, ताकि उनको बाइफरकेट कर दिया जाए। आधे हिस्से में हमारे कैंप हो और आधे हिस्से में जो रेगुलर तदरीसी अमल चल रहा है वो चलना चाहिए। तो ये हमारी प्रायोरिटी है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये तादाद जो है कैंप्स की बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों की तादाद बढ़ रही है। लोगों को पता चल रहा है कि लुक आफ्टर किया जा रहा है हमें कराची में। हमारे कबालिया कैंप्स लगे हुए हैं दोनों हाईवेज़ पर, टोल प्लाजा के पास जी, दोनों तरफ। और वहाँ पे लोगों को गाइड किया जाता है। लेकिन कई औकात ये होता है कि लोग क्रॉस कर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। शहर में आके लोगों से पूछा जाता है, पूछते हैं लोग ये लोग कि हमें कहाँ जाना है। ठीक है। तो हमारे पास कल भी इस तरह से काफ़ी फैमिलीज़ आई हैं और रात को भी आई।
और आज सुबह भी आई। तो इस तरह से लोगों की तादाद इसमें बढ़ती चली जा रही है। अच्छा कमिश्नर कराची साहब, क्योंकि हमने ख़ुद भी देखा और मैंने ख़ुद भी आपको देखा कि आपने उन कैंप्स का दौरा किया, आप बहुत एक्टिव नज़र आए और ज़राए के मुताबिक कुछ ऐसी ख़बरें भी मौसूल हुई हैं कि मुतासरीन ने आपसे कुछ बातें की हैं, कुछ डिमांड की हैं अपने हवाले से, तो वो बताइएगा। क्योंकि ऐसी भी कुछ चीज़ें आई कि जो लैंडलॉर्ड थे वहाँ पर, जो इंटीरियर सिंध में लैंडलॉर्ड थे, वो भी अपना सब कुछ खो बैठे हैं अब, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, फाइनेंशियली उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। तो उन्होंने आपसे भी कुछ डिस्कस किया है, तो ज़रा नाज़रीन को बताएंगे। वो ये है कि अब इस तरह की कुछ फैमिलीज़ हैं जो मुझे ये कहती हैं कि हम देने वालों में से थे, हमने कभी कुछ किसी से लिया ही नहीं है। तो ये पहली दफ़ा ये हुआ है उनकी ज़िंदगी में, उनकी फैमिलीज़ के साथ, उनके बच्चों के साथ, और ये बड़ा एक ट्रॉमा है जी। तो वो अपने रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। कई लोग इस तरह के हैं, कुछ हमारे कैंप्स के अंदर आए हैं जो अपने रिश्तेदारों के पास गए हैं, वो किसी ज़राए से टेलीफोन पे मुझसे रब्ता करते हैं और अपनी बात बताते हैं, और बड़ा यानी इस अंदाज से वो कहते हैं कि हमें राशन चाहिए, या हमें कहीं डॉक्टर के पास हमें ले जाएं, या आप हमें कोई बेडशीट दे दें, या हमें कोई ब्लैंकेट दे दें। वो छोटी छोटी एक बातें होती हैं। अब यहाँ इस तरह से यानी एक शख्स था जो क्लचेस के ऊपर था रिलीफ कैंप के अंदर, और मैंने जब उससे डिस्कशन की, बात की, और आप ये देखें कि ये लोग ट्रॉमा के अंदर हैं जी, इनकी आप जब इनसे कोई बात करते हैं तो आपको फील होता है कि आपको वो जो जवाब दे रहे होते हैं वो शायद ठीक नहीं है सिचुएशन के हवाले से। मसलन आपने किसी से पूछा कि आपको क्या चाहिए जी, वो कहते हैं कि हमें हमारा सब कुछ ख़राब, टूट गया, घर टूट गए, हर चीज़ हमारी ख़त्म हो गई है, हम तबाह हो गए और कुछ भी नहीं है जी। तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि मैं कमिश्नर कराची हूँ और आप मुझे कराची के हवाले से यहाँ पे जो हमने सहूलियात दी हुई हैं वो बताएं। तो वो कहते हैं कि हमें सब कुछ मिला हुआ है। अच्छा। फिर मैं पूछता हूँ कि आपने खाना खाया है, और तो कहते हैं हमने खाना खा लिया है। तो पानी चाहिए, कुछ चाहिए, तो सोचिए ये। तो मैंने जैसे पहले कहा कि 10-15 मिनट लगाने पड़ते हैं जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है। फिर उनसे आप बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में उनसे आप बात करते हैं, भाइयों के अंदाज में बात करते हैं, आप उनसे गले मिलते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं। फिर वो लोग आस्ता आस्ता कुछ बात करते हैं कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए। जैसे वो क्लचेस पे जो बंदा था वो मुझे कहता है कि मुझे कमोड चेयर चाहिए, मैं तो बैठ ही नहीं सकता हूँ। तो इतनी देर के बाद उससे बात करने पे, या एक बूढ़ी 85 इयर्स की तकरीबन खातून थी, उसने बैंडेज पहना हुआ था और कहती है हम बिल्कुल ठीक हैं। जब उससे पूछा गया कि ये आपको बैंडेज क्या है, तो वो कहती है कि मुझे हमारे घर के जो घर था वो जो गिरा, मेरे ऊपर गिरा और बच्चों पे ऊपर गिरा, तो ये फिर क्या है। तो कहती हैं कि बस ये कुछ भी नहीं है, ये ठीक हूँ मैं। अच्छा। तो फिर अंदाज़ा तो हुआ कि फ्रैक्चर होगा, तो फ्रैक्चर कर उसको हॉस्पिटल लेके गए हम, और वो एक्सरे कराए तो पता चला कि फ्रैक्चर है, उसको तो बैंडेज वगैरह जो सिलसिला है, व्हील चेयर दे देना। तो ये जो चीज़ें हैं, कल एक बंदा जो मुझे मिला है वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब काफ़ी देर डिस्कशन हुई तो कहता है कि मेरी तो मेडिसिन ही ख़त्म हो गई हैं, तो 10 दिन से मैंने मेडिसिन अपनी नहीं खाई। तो उससे फिर वो कहा कि भाई अगर आपके पास वो प्रिस्क्रिप्शन हो तो वो दीजिए। वो उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थी, वो उन्होंने दिए। तो पता चला कि देखें वो बैठा हुआ है वहाँ से 5 दिन के अंदर, किसी से मांग नहीं रहा, इसलिए कि वो ट्रॉमा में है, उसे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या आप करना है। और चूंकि उनकी इमीडिएट ज़रूरियात पूरी हो गई कि छत मिल गई, लाइट है, पंखे चल रहे हैं, टॉयलेट है, पानी है, खाना है, तो वो नज़रअंदाज करते हैं, या वो बिल्कुल ही मुझे ही लगता है कि ट्रॉमा के अंदर है, इसलिए वो बात फिर नहीं करते। उनसे बड़ा इंगेज करना पड़ता है आपको। तो जो डॉक्टर के पास जब जाते हैं, जो वहाँ पे बैठे हुए हैं कैंप के अंदर जी, तो वो उनसे भी नहीं कहते। अच्छा। जैसे अब मैंने ये कहा कि ये जो फैमिलीज़ हैं टेलीफोन पे जो रब्ता करती हैं जी, उनकी भी जो टेलीफोन पे जो आपसे रब्ता कर रहे हैं कमिश्नर साहब, वो किस नंबर पे वो रब्ता कर रहे हैं? क्या आपकी कोई टीम ऐसी तश्कील दी गई है, या वहाँ इंटीरियर सिंध में कोई जानने वाले हैं जो आपकी उनसे बात कराते हैं? ज़रा ये दोनों तरीके हो रहे हैं, ये दोनों तरीके हो रहे हैं, क्योंकि हमारे टेलीफोन नंबर्स तो है, वो आपको पता है सबको, यानी शहर में तो वो पूछ लेते हैं, और ये जो लोकल कम्युनिटी है उनसे पूछ लेते हैं कि कमिश्नर ऑफिस का फ़ोन नंबर क्या है, वो पता चल जाता है। हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि नंबर क्या, वहाँ से पता चल जाता है। जिस रिश्तेदार के पास पहुँचे हैं वो बता देते हैं कि क्या नंबर है। और कुछ लोगों ने मुझसे अपना जो कनेक्शंस हैं उनके इंटीरियर सिंध में, डिफरेंट ज़िलों में, कोई कहाँ से, तो वहाँ से मोबाइल नंबर ले लेते हैं, वहाँ से फिर मुझे मैसेजेस आ जाते हैं।
ठीक है कि हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए, फ़लाँ चीज़ चाहिए। वो इंडिविजुअल नीड्स होती हैं, उसको फिर कैटर करने के लिए पूरा फॉलोअप करना पड़ता है कि इनको क्या चाहिए। इसको हॉस्पिटल लेके जाना है तो गाड़ी भिजवा दो, आप इनको यहाँ से लेके फिर वहाँ पहुँचा दो। बिल्कुल एक सर्कल चलता है, पूरी टीम जो है वो काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, NGO का रोल कितना अहम है और कमिश्नर साहब की टीम इस हवाले से क्या काम कर रही है, रिलीफ कैंप में किन चीज़ों की ज़रूरत है और लोगों को क्या डोनेट करना चाहिए, इस तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे रिलीफ कैंप के हवाले से। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक बात बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और वो ये कि जब ये रिलीफ कैंप बना दिए जाते हैं तो फिर इसका चेक इन बैलेंस कैसे होता है, और वो इमदाद जो आवाम दे रही है, जो हम और आप जैसे लोग जो डोनेट कर रहे हैं, ये सारी इमदाद एक ट्रक में भर के मुतासरीन तक पहुंचाई जाती है। तो इसका चेक इन बैलेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही इंटीरियर सिंध में ये ट्रक जाता है तो वहाँ पे जो मुतासरीन होते हैं वो पूरा का पूरा जो डोनेशन होता है आवाम की तरफ से वो ले लेते हैं, और आगे जो मुतासरीन है जो कुछ दूरी पे हैं उन तक ये जो है इमदाद आवाम की नहीं पहुँचती। कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमिश्नर साहब, कैसे देखते हैं आप इस तमाम तर सिनेरियो को? रिलीफ कैंप के बारे में सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करूंगी कि रिलीफ कैंप में जो लोग अभी रह रहे हैं, इसका चेक इन बैलेंस कैसे किया जाता है? क्या सुबह कोई टीम जाती है या शाम में कोई टीम जाती है जो देखते हैं कि मुतासरीन को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है? हर वक्त वहाँ पे लोग हमारे मौजूद होते हैं। डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में तो हमारे तपेदार, मुख्तियाकार और असिस्टेंट मुख्तियाकार, असिस्टेंट कमिश्नर, ये सब लोग वक्तन फ़वक्तन मौजूद होते हैं। लेकिन एक ऑफिशियल जो हमारा होता है वो हर वक्त वहाँ मौजूद होता है और डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं। तो हमारे पास जो डोनेशन लोग लेके आते हैं जी, वो उसकी रजिस्ट्री होती है, एंट्री हो जाती है, एक इन्वेंट्री बनाई जाती है, रजिस्टर में लिखा जाता है, वो हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। ठीक है। और उन्हीं लोगों को हम कहते हैं कि अब आप ये चीज़ लेके आए हैं, अब आप अपने हाथों से तकसीम कर दें जी। और फिर लोगों को लाइन में खड़ा करके, क्योंकि इतना ज़्यादा रश नहीं है लोगों का अंदर, हर कैंप में इतने ज़्यादा लोग नहीं रखे, क्राउडेड नहीं है, मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। तो अंदर जो रिलीफ कैंप के अंदर जो चेक इन बैलेंस है वो बिल्कुल सही है। लोगों से हम लेके आगे नहीं देते। जो हमारे डोनेशन कैंप्स लगे हैं अक्रॉस द सिटी, मेरे ऑफिस में, DC ऑफिस में या कुछ मकाम है, तकरीबन 15 से 16 मकामात हैं जहाँ पे हमारे कैंप्स हैं जी। उसमें जो डोनेशन इकट्ठी होती जो लोग देते हैं वो उनकी हम इन्वेंट्री बना के और फिर हम सुबह तरसील कर देते हैं। रात को पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग सारी मेरे ऑफिस में होती है या DC ऑफिस में होती है, और फिर हम सुबह तकसीम कर देते हैं। अच्छा कमिश्नर राशिद साहब, जो हम बात कर रहे थे कि जो ट्रक्स जो जा रहे हैं, जो आम आवाम जो डोनेशन दे रही है वो ट्रक्स में जा रहे हैं और मुतासरीन तक पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पे भी चंद एक वाक़यात जो हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे वो रोनुमा होते हैं, तो इसकी निगरानी कितनी ज़रूरी है? इसका चेक इन बैलेंस क्यों नहीं किया जा रहा? इसकी निगरानी बहुत ज़रूरी है। ये जो लोग इकट्ठे कर रहे हैं ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो पुलिस के साथ, इंतज़ामिया के साथ कोऑर्डिनेशन रखें और सिक्योरिटी के लिए करें कि उनके साथ सिक्योरिटी हो प्रॉपर। अच्छा, फिर जिन लोगों को हम दे रहे हैं उनका अगर ट्रक किसी जगह पे जाके किसी हादसे का शिकार हो जाता है कि कोई खुदा न खासा लोग उससे ले लेते हैं, चीज़ें छीन लेते हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो NGO है उसने अपना होमवर्क ही नहीं किया, बिल्कुल उसको पता ही नहीं है। तो ऐसी NGO को मेरा ख्याल है कि अपना सामान देना वो कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है, क्योंकि उसने पहली गलती ये की कि उसने इंतजामिया को या पुलिस को नहीं बताया और उसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं की। फिर जहाँ पे वो जा रहा है उसको पता ही नहीं कि मुझे कहाँ पे नीड है और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। लोकल उसका कोई ऑन ग्राउंड कोई बंदा मौजूद नहीं है। आप ऐसे कुछ इलाके में जा रहे हैं जिससे पहले ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो लोग जो मुंतज़र हैं इमदाद के, वो जब देखते हैं कि एक ट्रक आया है, हमारे पास ऑफिशियल कोई ऐसी खबर नहीं है कि कोई कहाँ पे ये बात हुई है, लेकिन मीडिया पे हम देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे, तो वो लोग तो मेरा ख्याल है कि जायज़ होंगे वो कहने के भाई ये जो चीज़ जा रही है वो हमें भी तो देना, हमारे बच्चे भी भूख से रो रहे हैं, बिलक रहे हैं।
तो वो इस एनजीओ की मेरा ख्याल है क्रेडिबिलिटी को बड़ा अफेक्ट करता है, वो करना चाहिए जी। ठीक हो गया। तो देखिए हमारे जो कराची में जो ज़रूरियात हैं, हमने तो अभी तक वो जो कई सी चीज़ें हैं जो मैं पहले बता रहा था कि इमीडिएट नीड्स तो हो चुकी हैं, बाकी कई सी चीज़ें हैं जो अभी हमने पूरी हम नहीं कर सके हैं। वो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से आइटम्स हैं जो अभी हमें सिर्फ कराची में चाहिए। सोचिए वो उनका क्या तादाद होगा जो बाकी अजला में हमें चाहिए। जी, जी। कितनी तादाद में ज़रूरत होगी हमें। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, अंदरूनी सिंध में लगाए गए मेडिकल कैंप्स की क्या सूरत हाल है जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है डॉक्टर वसीम जमालवी साहब फ्रॉम पीपीएस सिंध। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है खदीजा। डॉक्टर वसीम, आप खुद दादू गए इंटीरियर सिंध में, आपने कैंपिंग भी की, बताइएगा वहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीज़ का बताया जा रहा है कि बच्चों में ये बीमारी पाई जा रही है। ये बीमारी कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है और दूसरे जो बच्चे हैं क्या वो भी इस बीमारी से मुतासिर होंगे आने वाले वक्तों में? बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने का। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन जो है वो फुली इन्वॉल्व है चीज़ में, और हम जो है अपनी तरफ से और हमारी टीम के तमाम मेंबरान जो इस वक्त इंटीरियर सिंध में मौजूद हैं वो हमें वक्त बताते रहते हैं और हम उस हिसाब से उनके पास चीज़ें भेजते रहते हैं। अभी मैं सुन रहा था कमिश्नर साहब को, वो बिल्कुल सही बात बोल रहे थे कि हमें पहले चेकआउट करना होता है कि किस जगह पे किस चीज़ की ज़रूरत है और वहाँ पे वो भेजा जाए। इस सिलसिले में हमने अपना एक कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया हुआ है हमारे पास, जिसमें कि हम सिर्फ पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन के हवाले से अपने मेंबरान से पूछते हैं और वो जो भी डिमांड करते हैं वो यहाँ से हम सप्लाई देते हैं। अभी हम लास्ट संडे खुद दादू गई थी, पाकिस्तान कराची से टीम गई थी और हम वहाँ पे जो ड्रग्स और कुछ चीज़ें लेके गए थे और हमने मेडिकल कैंप वहाँ पे IDPs का मौजूद है तो वहाँ पे हम गए थे। तो वहाँ जो चीज़ देखी गई थी वो ये कि तो वाटर बॉर्न डिजीजेज जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डायरिया है वो बड़ा कॉमन हुआ था बच्चों में, तो उसके लिए हमने कुछ सामान सप्लाई किया वहाँ पे जी। और मौजूद है, इस्तेमाल भी हो रही है, बिल्कुल सही टाइम पे चल रहा है और उसको जो है उस पर लेके चलना है हमें। मजीद आगे जो और चीज़ें देखी जा रही हैं बच्चों में, वहाँ पे एक तो ग़िज़ाई किल्लत का जो मसला है वो थोड़ा सा जोर पकड़ रहा है, उस चीज़ पे हमें हाथ रखना है थोड़ा सा और मजीद। अच्छा डॉक्टर वसीम, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्योंकि वहाँ पे अभी पानी मौजूद है, पानी वहाँ से निकला नहीं है, तो फिर ये भी बताया जा रहा है कि मलेरिया, डेंगू यानी कि मॉस्किटो बाइट डिजीज़ जो होते हैं वो भी हो सकती हैं। तो इसका जो है वो चेक एंड बैलेंस यकीनन हो रहा होगा क्योंकि आपने वहाँ पे कैंप्स भी किए हैं, तो उसकी अद्वियात वहाँ पे मौजूद हैं और अब तक कितने बच्चे जो है वो इस वायरस से मुतासर हो गए हैं? बात ये है कि ये जो डिजीज है जो मॉस्किटो बाइट है जिसमें दो कॉमन है, मलेरिया सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पे जो है वो डेंगू है। मलेरिया के वहाँ पे जो है नेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं वहाँ पे जो IDPs है उनको, और दवाइयाँ भी मौजूद हैं वहाँ पे, एंटी मलेरियल सारी दवाइयाँ मौजूद हैं जो कि वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ कैंप्स लग रहे हैं, हर हॉस्पिटल में जो है जो डॉक्टर्स मौजूद हैं वो भी काम कर रहे हैं और वो डॉक्टर्स संडे को भी, आज भी हमारा एक कैंप मीरपुर खास में लगा हुआ है, डॉक्टर वाहिद कासेली साहब उस पर काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो है उनको हमने दवाई भेजी हुई है और वो वहाँ पे तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। अच्छा ये भी बताइएगा डॉक्टर वसीम कि स्किन डिजीज़ के बारे में भी बताया जा रहा है, तो ये इतलात किस हद तक दुरुस्त हैं? स्किन डिजीज बिल्कुल मौजूद है जी, बिल्कुल। देखिए बात ये है कि 4 चीज़ें बड़ी कॉमन है इस वक्त वहाँ पे देखने वाली। एक वाटर बॉर्न डिजीज जो कि डायरिया की शक्ल में है, एक मॉस्किटो बाइट जो कि मलेरिया की शक्ल में है, तीसरा जो स्किन डिजीज और चौथा जो है यानी ग़िज़ाई किल्लत। इन चारों चीज़ों को हमें एक साथ लेके चल पड़ेगा, तो हम एक साथ लेके चल रहे हैं उनको। ये ग़िज़ाई जो अजनास है वो भी उनको सप्लाई हो रहा है, वो भी दिया जा रहा है, वो भी IDPs तक पहुँच रहा है और साथ साथ जो है उनके अंदर जो बीमारी की शक्ल में भी मौजूद है जो भी दिया जा रहा है उसका इलाज वहाँ पर काम तो वहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। अब तक जो जैसा कप्तान साहब कह रहे थे कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं लोग, तो डेफिनेटली वो भी इस लोगों ने डेफिनेटली इसका बनाया हुआ होगा, चॉक आउट किया हुआ होगा, तो वहाँ भी ये चीज़ें पहुँच नहीं पाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम जमालवी साहब, आपके वक्त का हमें आगाह कर रहे थे और यकीनन आपकी खदमात भी बहुत यकीनी है, हमारे लिए काबिल एहतराम है क्योंकि आप ऐसे इलाकों में कैंपिंग कर रहे हैं, बच्चों के हवाले से अद्वियात दे रहे हैं। अच्छा कमिश्नर कराची साहब की जानिब जाएंगे। कमिश्नर कराची साहब जैसा बता रहे हैं कि काफ़ी सारे NGOs जो हैं वो लूप में नहीं ले रही हैं, तो इनका लूप में लेना कितना ज़रूरी है क्योंकि आप जैसे लोग ही हमारी आवाम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो अगर वो आप लोगों को लूप में नहीं लेंगी या आपके अहलकारों को नहीं बताएंगे तो फिर ये कितना मुश्किल हो जाएगा ये आम लोगों तक, मुतासरीन तक ये डोनेशन डिलीवर करना। देखिए एका दुका वाक़यात हुए ऐसा से कोई किसी ट्रक का लूट जाना या किसी जगह पे
तो वो उसको हम, मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को हम इतना वो हाईलाइट हमें नहीं करना चाहिए कि ओवरशेडो हो जाए पूरी एफर्ट जी। तो वो NGOs अगर 100 किसी ने ट्रक्स भेजे हैं फॉर एग्जांपल, उसमें किसी एक के साथ हादसा हुआ है तो 99% तो हम ठीक हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, लेकिन खुदा न खासा किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि तुम बिल्कुल काम नहीं कर सक रहे हो तुम्हारे, तो थोड़ा सा लूप में लेना ज़रूरी है। इन चूँकि जो डोनेशंस हो रही हैं, कलेक्शन जो हो रही है पूरे कराची में, इनको हमने NOCs दिए हुए हैं। हो सकता है कि सबको हमने नहीं दिए हुए, हो सकता है कि कुछ खुद ही कर रहे हों। कैश की तो हम बिल्कुल नहीं देते परमिशन, लेकिन अच्छा मैं देता हूँ, कमिश्नर कराची ऑफिस, फिर DC's ऑफिस, ये लोग भी देते हैं। तो हम सब ने जो दिए होंगे, मेरा ख्याल है से कई ज़्यादा लोग खुद ही अपनी मर्ज़ी से बगैर NOC के काम कर रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग डोनेशन दे रहे हैं ना, उनको भी पूछना चाहिए कि आपके पास NOC है और आपके पास ये तरसील करने के क्या इंतज़ाम हैं, आपने किस तरह से हमारी चीज़ें आगे पहुँचानी है, वो कहाँ पहुँचानी है, ये सवाल पूछना चाहिए। हम ज़्यादातर ये करते हैं कि लोगों को देखते हैं कि जी कैंप के अंदर बड़ा सामान पड़ा हुआ है, हम सोचते हैं कि इसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, लोग दे रहे हैं तो मैं भी जाके चला जाऊँ, और या वो सोशल मीडिया पे आके अपनी तशहीर करते हैं, अपनी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो जब मैं कोई चीज़ दे रहा हूँ, मेरी नीयत साफ़ है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो चीज़ें हैं वो मुतासिन तक पहुँचें, तो मेरा हक़ है कि मैं पूछूँ कि ये कहाँ पे पहुँचाएंगे, किस तरह से पहुँचाएंगे। बिल्कुल। अच्छा कमिश्नर कराची साहब, जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे डोनेशन के हवाले से और जो इमदाद दी जा रही है, तो क्या कहेंगे आप हमारी आवाम को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है जो हमें देनी चाहिए? क्योंकि बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि आपने खुद बताया कि कुक फूड तो आप लोग खुद दे रहे हैं, लेकिन कुछ छोटी मोटी अशिया ऐसी होती है ज़रूरत की जो कम पड़ रही हो, जो आप चाहते हो कि आवाम जो है वो आगे बढ़ के इसे डोनेट करे, तो प्लीज़ सर बताइएगा। इसमें अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी शायद इतनी तादाद में अवेलेबल नहीं होगी मार्केट में, जैसे मस्कीटो नेट्स हैं, वो अवेलेबल नहीं होगी। लोग अगर नहीं ले सकते कोई मसला नहीं है, हमें बच्चों के, मर्दों के, औरतों के लिए स्लीपर्स चाहिए, उनके पास चप्पलें तक नहीं हैं, लोग ऐसे ही आ गए हैं जिस हाल में आए हैं, आपको सबको पता है। उनके पास कपड़े नहीं हैं, एक ही जोड़े में वो आए हैं, उनके पास ये कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट नहीं है। अब जो चीज़ें हमने दी हैं वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में हैं, वो तो ख़त्म भी हो जाएंगी ना, आज हम देंगे थोड़ी, एक दिन में ख़त्म हो जाएंगी, 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। वाटर कूलर्स नहीं हैं, सैनिटरी नैपकिन्स नहीं है ख़वातीन और बच्चियों के लिए, और हमारे पास लाइनिंग शीट्स नहीं है, टॉवल्स नहीं हैं, पिलोज़ नहीं है, तकिए हमारे पास बड़ी लिमिटेड तादाद में है। व्हील चेयर्स हमारे पास कम है, लिमिटेड तादाद में हैं। साबुन, शैम्पू नहीं है। कई लोगों ने आज तक जब से आए हैं अपना जिस्म नहीं धोया, और हमारे पास ब्रश नहीं है, पेस्ट नहीं है। लोगों ने ब्रश तो थोड़े से हमने सब तकसीम किए हैं, लोगों से जमा करके, खुद लेके थोड़े से किए हैं। छोटे बच्चों के लिए ड्राई मिल्क नहीं है, और उनके लिए फिर बॉटल्स नहीं है जिसमें वो बनाया जा सके और पी सकें। कंघी नहीं है। टॉयज़ हमारे पास, बच्चे हर एज के हैं, उनके पास वो सारा दिन बैठे होते हैं, टॉयज़ नहीं है, और ग्लासेस नहीं है, बकेट्स नहीं है हमारे पास। और बजाय इसके कि हम छोटी वाटर बॉटल्स दें उनको पीने के लिए, अगर हम फाइबर के टैंक्स दे दें, 1000 लीटर के, 500 लीटर के, 2000 लीटर के, उसमें फ़िल्टर लगा दें, वो सबका उसमें मसला हल हो जाएगा। हमारे पास जेरी कैंस नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त कराची में ही हमें चाहिए। सोचिए कि जिस पूरे सूबे में 60 लाख से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हुए हैं, कितनी ज़रूरत होगी, एक बहुत बड़ा रेशियो है। और अगर हम ये कहें कि हमारा पाकिस्तान, क्योंकि सिर्फ कराची ही नहीं, हमारे बाकी सूबे भी हैं इनके जो कि सैलाब की जद में आ गए हैं। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। कमिश्नर कराची साहब की जानिब जाएंगे। कमिश्नर साहब बताइएगा कि अब तक फ्लड से कितने अफराद जो है वो जहाँ बहक हो गए हैं, रेड टोल हमें क्या बता रहा है? पूरे सिंध में 563 हैं, 563, और कराची डिवीज़न में 51 हैं, तो ये टोटल मिला के 563 हैं। कराची में सिर्फ डिवीज़न के अंदर 51। अच्छा, क्या समझते हैं आप कि बाकी सारे सूबों में सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है अगर हम देखें तो रेड टोल? ये तो देखें ना, हर सूबे की अपनी अपनी एक सिचुएशन है। सिंध तो
बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। हम अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हमारी बचत हो गई, एक लिहाज से हम कहें 4th और 5th स्पेल में हमारे पास बारिशें नहीं हुई, वरना कराची भी बहुत ज़्यादा सफ़र करता। बलूचिस्तान आप देखें उसमें कितनी तबाही हुई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया कमिश्नर कराची साहब आपके वक्त का। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का खत्म हुआ जो आता है, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।